हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 4th चैप्टर, जो कि क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो परमाणु की संरचना में हमने कितनी चीजें पढ़ ली थी, अलग अलग मॉडल्स हमने इसमें पढ़ लिए थे। ठीक है, आज के सेशन में भी कुछ मॉडल्स लेके चलेंगे, जहां पर सबसे पहले बात आती है बोहर्स मॉडल की। ठीक है, बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसकी बात हम करेंगे। बोहर केम अप विद दीज पोस्टुलेट टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल। तो बोहर का जो एटम था उसमें हमने क्या देखा था कि अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। यानी कि बोहर ने क्या बोला कि चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सही है, न्यूक्लियस में है, ठीक है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो अलग अलग एनर्जी लेवल में, ऊर्जा स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं नाभिक के बाहर, और अपनी ऊर्जा के अनुसार, ठीक है, ऊर्जा के अनुसार अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, पहली ऊर्जा स्तर को क्या कहा जा रहा है, के, दूसरी को कहा जा रहा है एल, तीसरी को कहा जा रहा है एम और चौथी को कहा जा रहा है एन। इसी प्रकार ओ पी क्यू आर, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लिया गया था। और क्या कहा गया इनको कि जैसे हम के की बात कर रहे हैं कि के की आपकी एनर्जी लेवल कितना होगा, तो ये कम एनर्जी का होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एनर्जी लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, उनके रिस्पेक्टिव एनर्जीज भी बढ़ती जाएंगी। ओके, ये हम देख रहे थे। तो इस प्रकार इन एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा स्तर, इन ऊर्जा स्तर को आपका क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। ठीक है, कोश भी जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, तो इस शेल में क्या पाया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, तो क्या हो गया, पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि रदरफोर्ड ने जिसे ऑर्बिट कहा था, ऑर्बिट ना होकर के, बल्कि वहां पर क्या है, अलग एक ही ऑर्बिट नहीं है, वहां पर इस प्रकार के अलग अलग ऊर्जा लेवल्स हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स हैं, ऊर्जा के स्तर हैं अलग अलग, और उन ऊर्जा के स्तरों में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसा किसने कहा, नील्स बोहर ने कहा। और उन्होंने क्या कहा कि वो स्टेबल होता है, पूरा जो आपका मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, स्टेबल ऑर्बिट, विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, वो किसी भी प्रकार की एनर्जी का वहां पे इमिट नहीं कर रहा है, और इस प्रकार से आपका जो एटम हो रहा है वो स्टेबल हो रहा है। एंड एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज designated as KLMN shells. When the electron is in the lowest energy level, it is said to be in the ground state. जब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कम वाली एनर्जी लेवल पे होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ओके, तो पहला जो लेवल होता है, यानी कि पहली जो इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना होती है जिस शेल की, या जब वो बिना किसी ऊर्जा, उसको ना एक्स्ट्रा ऊर्जा दी गई है, ना फिर किसी भी प्रकार से उसको ऊर्जा का क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, जो कि क्या होती है, लोएस्ट, सबसे कम जहां पर ऊर्जा होती है उसको ग्राउंड स्टेट लेवल कहा जाता है। ओके, an electron emits or absorb energy when it jumps from one orbit or an energy level to another। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस के वाली शेल पे है यहाँ पर, और यहां से इसको इस एल वाली शेल पे जाना है, तो इसको क्या करनी होगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है, तो जब लोअर एनर्जी लेवल से, के से अगर एल पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो इतनी एनर्जी, जो इन दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, अंतर ही तो है दोनों की एनर्जी में, हम कह रहे हैं के वाली कम एनर्जी पर है, एल वाली ज्यादा एनर्जी पर है, तो जब यहां से यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो उसको, यानी जैसे आप नीचे वाली सीढ़ी पे, नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी पर जाना है, तो क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, थोड़ा और बल कार्य करना पड़ेगा बॉडी को, तो वो एनर्जी क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से यहां जाएगा।
ठीक है, नीचे के एनर्जी लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल पे जाएगा। वहीं क्या होगा, अगर एल से वापस के पर आना है इलेक्ट्रॉन को, यानी ऊपर से नीचे को जाना है, तो तब क्या करेगा, अब उसके पास यहाँ पर ज्यादा एनर्जी थी, ठीक है, उस एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो वहां पर वो एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया एनर्जी का। जब क्या हुआ, उसने लोअर एनर्जी स्टेट से हाइयर एनर्जी स्टेट पे गया, वो कम ऊर्जा वाले स्तर से ज्यादा ऊर्जा वाले स्तर पे गया, तो आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, किसका, ऊर्जा का, एनर्जी का अवशोषण हुआ। और दूसरा केस, जब वो हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आया, तो इस केस में क्या हुआ, इमिशन हुआ, यानी कि उत्सर्जन हुआ। उतनी एनर्जी उसने यहाँ पर क्या की, उत्सर्जित की, जो कि ज्यादा एनर्जी थी। अब वो ज्यादा से कम पर आ रहा है तो इजीली आ सकता है, इसीलिए वो उतनी एनर्जी अब अपनी निकाल देगा जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है के लिए, वो अपने पास रखेगा। ओके, तो ये हम यहाँ पर हमने पोस्टुलेट पढ़े बोहर मॉडल के। और when it jumps from a higher energy level to lower energy level, it emits energy while it absorbs energy when it jumps from lower energy level to higher energy level। यही हम पढ़ रहे हैं कि जब लोअर से हाइयर पर जाएगा तब वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब हाइयर से लोअर पर आएगा तब वो इमिट करेगा, यानी कि उत्सर्जित करेगा। तो बस यही टर्म आपको बोहर के मॉडल में हमने पढ़ा था, और इसको याद रखना है कि क्या, एक तो ऑर्बिट जो आपको किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था, वो नहीं है। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर शेल्स हैं अलग अलग, एक ऑर्बिट नहीं है। मतलब ऑर्बिट आप इनको भी बोल सकते हो, शेल को भी कभी कभी ऑर्बिट कहा जाता है, लेकिन आपके लिए एक ही ऑर्बिट नहीं है, वहां पर अलग अलग इस प्रकार के शेल हैं, यानी कि ऊर्जा के स्तर हैं, इनका अलग अलग एनर्जी लेवल पर ये शेल पाए जा रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने कहा कि स्टेबल होता है पूरा एटम अपने आप में, और साथ ही क्या कहा कि जो ये अलग अलग ऊर्जा के स्तर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पर या एक स्तर से दूसरे स्तर पर जंप करता है, यानी कि एक्साइट होता है, उत्सर्जित होता है। और ये इसका उत्सर्जन किस प्रकार होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को, आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इस केस में जब वो लोअर से हाइयर स्टेट में जा रहा है, और दूसरा केस जब वो हाइयर से लोअर पे आ रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उतनी एनर्जी को इमिट करेगा। ओके, क्लियर है, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम इसमें आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया। अब बात आती है ऑर्बिट्स की या शेल, इन्हें किसको कहा जाता है। ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल्स, ठीक है। ऑर्बिट एक्चुअली है क्या, ऑर्बिट एनर्जी शेल्स हैं आपकी, यानी कि ऊर्जा के कोश हैं सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो कि कहाँ है, नाभिक है, और नाभिक के बाहर ये क्या है, ऊर्जा के स्तर है, इन्हीं को आपका क्या कहा जा रहा है, ऑर्बिट्स कहा जा रहा है। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ऑर्बिट क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया आपका एनर्जी सेल। पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्बिट जो है वो क्या है, ऊर्जा के स्तर आप इन्हें बोल सकते हैं, या ऊर्जा के कोश है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कहाँ है, नाभिक के बाहर स्थित है। ओके, और क्या कह रहे हैं कि इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये पॉइंट्स किसके बारे में आए, ये ऑर्बिट्स के बारे में आए। और नाभिक के चारों ओर इसी प्रकार की कई सारी ऑर्बिट्स पाई जाती है। नाभिक के ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी, तीसरी, इस प्रकार की कई ऑर्बिट्स पाई जाती है। ठीक है, बोहर के जो मॉडल पढ़ा है उसके अनुसार अभी तक हमारे दिमाग में क्या बन रहा है एटम के बारे में, कि ये एटम है पूरा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षकों में घूम रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार।
इस प्रकार ऊर्जा के स्तर हैं अलग अलग, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और किसके चारों ओर घूम रहे हैं, इस पॉजिटिव पार्ट या आप क्या कहेंगे नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक, और इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, क्लियर है। चलिए इन पॉइंट्स को जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंस ऑर्बिट्स। अब जो आपकी कक्षाएं हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके जो क्या है नेगेटिव पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, यानी वो किस प्रकार से उन एनर्जी लेवल्स में पाए जा रहे हैं, ये हम देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी, दोनों के द्वारा बताया गया था कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, the maximum number of electron present in a shell is given by the formula 2n square, okay, where n is the orbit number or energy level index 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी न्यूक्लियस के बाहर पहली कक्षा होगी जिसको आप k कह रहे थे, उसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी शेल आएगी l जिसे आप कह रहे हैं, उसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तीसरी आएगी तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये n की वैल्यू है, यानी जो हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, यानी कि आपकी पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये निर्भर करता है कि वो कौन सी वाली ऑर्बिट है। तो जब पहली ऑर्बिट हम कह रहे हैं तो k होगी, ठीक है। k में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो हम बता रहे हैं, तो वो कितने पाए जा सकते हैं, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से आप निकाल लो, 2n स्क्वायर। n का मतलब क्या है, k के लिए पहली ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2, तो यानी k में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए ना कि इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो बताया जा रहा है, तो 2 मैक्सिमम होगा, समझ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका k में नहीं होंगे। देन बात कर रहे हैं एल वाली शेल की, यानी कि जो सेकंड शेल है के के बाद, तो उसके लिए आप वैल्यू निकालेंगे 2n स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन का स्क्वायर, दैट मीन्स n यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर k आती है, इसके बाहर l आती है, तो l के लिए 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4, तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो सेकंड शेल है आपकी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, चलिए इसी प्रकार आपका किसके लिए आएगा, m के लिए आएगा, 2n स्क्वायर से निकाल लेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यानी जो m वाली आपकी क्या होगी, शेल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है आपका मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन वहां पर रह सकते हैं। मिनिमम की बात नहीं करते हम, मैक्सिमम इतने, यानी 18 इलेक्ट्रॉन वहां पर पाए जा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से बोहर और बरी ने कहा कि आप बता सकते हैं कि कौन सी एनर्जी लेवल पे k l m n, वहां पर सिर्फ आपको n की वैल्यू लगानी है, जो कि आपका k l m n के अकॉर्डिंग आप निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप लेते हैं और बता लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर पाए जा सकते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसी में, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, the maximum number of electron in different shell are as follow, the first orbit will have 2 into 1 square is equal to 2, the second orbit will have 8, the third orbit will have 18, fourth orbit 32 and so। तो जिस प्रकार से हमने k के लिए, l के लिए और m के लिए निकाला था ना, ये आपका किसके लिए, n शेल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, पहली वाली में 2, दूसरी में आपके 8 आ सकते हैं, तीसरी में 18 आ सकते हैं और चौथी में आपके 32 आ सकते हैं, और इसी प्रकार पांचवी छठी के लिए आप 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, उन्होंने ऐसा बताया। द शेल आर ऑलवेज फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर
from the lower to higher energy levels, electrons are not filled in the next shell unless previous shells are filled. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस मैनर में फिल करे जाएंगे कि ऊर्जा का स्तर का बढ़ता हुआ क्रम होगा, यानी कि सबसे पहले कौन सी शेल भरी जाएगी? जो सबसे कम ऊर्जा वाली होगी। और सबसे कम ऊर्जा वाली कौन सी है? जो नाभिक के पास में है। नाभिक के पास में के, उसके बाद एल, उसके बाद एम। तो यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका के में भरा जाएगा। इसमें जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसके बाद किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा। जब यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जब ये 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद एम में जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा, कितने आएंगे इसमें? 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। देन इसके बाद आपका कहाँ जाएगा? एन में जाएगा, ओके, जहां पर आपका कितना? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं? ये है आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी की शेल होगी, जो कि क्या है? के है, वो सबसे पहले भरी जाएगी। फिर उसके बाद जो उसके बाद जिसका सेकंड नंबर पे एनर्जी लेवल होगा वो भरी जाएगी। जब ये भरी जाएगी तभी नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब इसमें 8 फुल हो जाएंगे तभी इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओके। जब इसमें 18 पूरे आ जाएंगे तब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे बता रहे हैं, ओके। तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात कर रहे हैं वैलेंसी की। अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी को समझिए। इसमें आपके अलग अलग टर्म्स आते हैं। वैलेंसी को आपने पहले भी प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें भी समझा था कि वैलेंसी यानी कि संयोजकता। अब संयोजकता क्या है? संयोजकता आपको बताती है एक ऐसी क्षमता जिससे 2 परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। 2 परमाणुओं को बच्चे करनी है दोस्ती। अब उनको दोस्ती किस अकॉर्डिंग करनी है? जिस अकॉर्डिंग उनकी जरूरत होगी। जो जिस चीज की जरूरत जिसको है वो उसको फुलफिल करने के लिए दूसरे से दोस्ती करेगा, ठीक है। तो दूसरा भी उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर जब हम कार्बन एटम्स के बीच में या आपका किसी भी जो आपका कंपाउंड होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स के बीच में जब किसकी बात करेंगे? दोस्ती की बात करेंगे, तो वहां पर वर्ड आता है उनकी संयोजकता, यानी कि उनकी संयोजकता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है? उतने इलेक्ट्रॉन जिनको पा करके या दे करके कोई भी जो आपका परमाणु होगा वो अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। अष्टक यानी कि अपनी अष्टक होता है अपनी आउटर मोस्ट, जो उनकी सबसे बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये किसके समान विन्यास होता है? ये आपका होता है निष्क्रिय गैसों के समान विन्यास, ठीक है। इस विन्यास को प्राप्त करने के बाद आपका जो कोई भी एटम है वो स्टेबल हो जाता है। अब उसको किसी अन्य से दोस्ती करने की या क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? बाह्यतम कोश में। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ही क्या कहा जाता है? आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ओके। क्लियर है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता नहीं होता है। किसी किसी केस में आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता होता है, लेकिन संयोजकता क्या होती है कि वो मिनिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी एटम के लिए जो क्या करेगी, उसको अष्टक को प्राप्त करने के लिए आपका मतलब उसे प्राप्त कर लेंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए या फिर कोई दे देगा तो उससे उसका अष्टक प्राप्त हो जाएगा। ये उसकी संयोजकता होती है, ओके। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी संयोजन क्षमता है किसी एटम की,
ठीक है, या संयोजन शक्ति भी इसको कहा जाता है। किसी भी परमाणु की संयोजन क्षमता, जैसे नाम से पता चल रहा है संयोजन, यानी दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, ओके। और देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और क्या है उनकी टेंडेंसी है, ऐसी टेंडेंसी जिसके द्वारा वो रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके एक मॉलिक्यूल यानी का अणु का निर्माण करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। अब वो कंबाइन किससे होंगे, या तो एक ही तरह के एलिमेंट्स के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, या फिर एक तरह के परमाणु दूसरी तरह के परमाणुओं से जुड़े, ठीक है। और वो किसके द्वारा जुड़ेंगे, इस संयोजन क्षमता के द्वारा जुड़ेंगे, और यही उनकी क्या कही जाती है, वैलेंसी कहलाती। क्लियर है, ये क्या हो गई, उनकी संयोजकता हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Atoms of elements having a completely filled outermost shell show little chemically activity. Okay? यानी कि जो आपके एटम है, परमाणु है एलिमेंट्स के, जिनके की क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल मिलता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर होने चाहिए अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन, वो अगर उनके हैं आउटर मोस्ट में, तो वो क्या दिखाते हैं, लिटिल केमिकल एक्टिविटी, यानी कि वो ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। ओके, पहले हमने किसकी बात की कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के एल एम के लिए कैलकुलेट किया था इससे पहले, जब हमने क्या कहा, के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में आपके 8 आ सकते हैं, एम में आपके 18 आ सकते हैं, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन बताए। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो सबसे बाह्यतम होगा उसमें आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ताकि वो निष्क्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त कर ले। उससे अंदर वाली जो ऑर्बिट है उसमें आप कितने ही रख लीजिए, पर जो आउटर मोस्ट है उसको आप 8 बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, और उसी में क्या कहा जा रहा है कि अगर आउटर मोस्ट में 8 है, उसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो उसकी वैलेंसी वहां पर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, और जितनी इलेक्ट्रॉन को पा करके या दे करके कोई इलेक्ट्रॉन अष्टक को प्राप्त करता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी नोन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इन मैग्नीशियम इट इज 2। ओके, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल भी वही होती है, उसकी एक ही शेल होती है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब उसको एक इलेक्ट्रॉन वो निकाल देगा या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेगा, तो वो निष्क्रिय गैसों के समान, हीलियम के समान विन्यास प्राप्त कर लेता है, और वही एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही एक उसकी संयोजकता भी कहलाती है। मैग्नीशियम के केस में ये क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ओके, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एज इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। ओके, then on the other hand that of magnesium is 2 as it can lose 2 electron easily and also attain stability. मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को इजीली किसी को दे करके अष्टक प्राप्त कर लेता है, और इसीलिए उस 2 को, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और क्या कहा जाएगा, 2 उसकी क्या होती है, वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है किसकी, मैग्नीशियम की। ओके, क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे वैलेंसी के बारे में, फिर कुछ एलिमेंट की वैलेंसी हम यहाँ पर देखें। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ आपके एटम्स का, ठीक है। एक सोडियम है हमारे पास, एक क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ओके, 11 एटॉमिक नंबर है, और क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु का क्रमांक। उस परमाणु के क्रमांक के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि पहली में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आ सकते हैं, ठीक है, तो 10 हो गए टोटल। अब बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपका यहाँ, यानी ये के वाली शेल हो गई, ये एल और ये एम। ओके, तीनों में आपके इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। उसके बाद बात करते हैं Cl यानी क्लोरीन के लिए, 17 जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इन 17 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है, तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने आ जाएंगे, 7, तो इसके लिए भी Kl हो जाए, ठीक है। तो अब जब हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, सोडियम के लिए आपका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी M वाली, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के लिए ये हो जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें, ओके।
और वहीं पर हम क्या कहेंगे, जब संयोजकता की बात होगी तो संयोजकता कहती है कि जितने इलेक्ट्रॉन दे करके या जितने इलेक्ट्रॉन ले करके कोई भी आपका एटम क्या करता है, अपनी अष्टक को पूरा करता है, तो वो उसकी संयोजकता है। तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा अगर, तो इसके बाहर सबसे बाहर में क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहीं पर ये जो 7 है आपका क्लोरीन का, ये कैसे होगा है, ये क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो क्लोरीन के 7 है, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये भी अष्टक प्राप्त कर लेगा। 8 हो जाएंगे ना, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा तो ये 8 यानी कि अष्टक बना देगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है, और दोनों ही जब इस प्रकार से ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अष्टक बना रहा है, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक बना रहा है, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब वैलेंसी संयोजकता की बात करते हैं तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 आती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 आती है। ठीक है, इसी प्रकार आप संयोजकता को पढ़ते हैं। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में थोड़ा डिफरेंस है, कहीं कहीं पर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता बताते हैं, लेकिन कहीं पर आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अलग आएंगे, लेकिन संयोजकता अलग है। ओके, तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशंस में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए